Today's topic is damped free vibrations of single degree of freedom system. ठीक है, एक बार अपन कनेक्ट करें कि इससे पहले तक अपन ने जो पढ़ा है उससे ये टॉपिक कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड, कोई डैम्पिंग नहीं है, और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अपन थोड़ा सा और रियल वर्ल्ड सिस्टम की तरफ चलेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई वाइब्रेशन को रख तो हम अभी भी फ्री रहे। फ्री वाइब्रेशन का क्या मतलब है? फ्री वाइब्रेशन का ऑपोजिट अपने वाइब्रेशन इंजीनियरिंग में होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्री का मतलब आप ये मत समझना कि किसी चीज को पकड़ के रखोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। फ्री वाइब्रेशंस मींस द वाइब्रेशंस आर ऑकरिंग ऑन द ऑन देयर ओन ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। जैसे कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, मास को खींच के फिर छोड़ दिया, अब वो स्प्रिंग के कारण अपने आप ही वाइब्रेट कर रहा है, वो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, देन यू कॉल इट एज फ्री वाइब्रेशन। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? फोर्स्ड वाइब्रेशन। आपने मास को छोड़ा नहीं है, स्प्रिंग पे लटके हुए मास को पकड़ के आप हिलाए जा रहे हो, हिलाए जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, तो भी वाइब्रेशन बनेगी। तो उस टाइप के वाइब्रेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। वो भी आपके सिलेबस में है, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल अपन ने क्या किया, फ्री वाइब्रेशन को होल्ड किया हुआ है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को भी होल्ड किया हुआ है। बोला कि हम अभी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे रहेंगे, वाइब्रेशन अभी भी फ्री रहेगी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस को अभी हम लेके नहीं आए हैं। लेकिन ये अनडैम्प्ड वाला केस अपन ने हटा दिया, अब अपन डैम्पिंग लेके आ गए हैं। दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी नाउ। ठीक है, और डैम्पिंग सबसे पहले अपन पढ़े कि किस किस प्रकार की होती है। सो आई हैव गिवन यू complete notes here which I will be sending you after this particular lecture। तो इसमें जितना मैं बोल सकता हूँ 45 मिनट्स में, उससे कहीं ज्यादा मैंने लिख करके राइटिंग में ही समझा दिया है पूरा। सो दीज नोट्स आर सो इलेबोरेट एंड दे कंटेन सो मच एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इवन मोर इंफॉर्मेशन दैट योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कैन गिव यू। इसमें कई सारे डेरिवेशन के दौरान भी कुछ कुछ जगहों पे जिन चीजों की जरूरत है समझाने की, वो भी मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के समझाया है, जो कि कई बार किताबों में होता नहीं है। बट एनीवे, आपके पास में ये नोट्स आ जाएंगे आज, तो आपका काम है कि इसको प्रॉपरली पूरा रीड करें। मैं अभी एक एक लाइन पढ़ा करके आपको उंगली पढ़ा करके नहीं चलाऊंगा। यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स नाउ, सो मोर ऑफ योर स्टडीज आर गोइंग टू बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स सेल्फ स्टडी। टीचर का काम है आपको मटेरियल देना, गाइडेंस देना, बाकी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो आज अपन ये देख रहे हैं कि भाई डैम्पिंग को लेके आ गए आप अपनी वाइब्रेशन में पहली बार। तो पहले ये समझना पड़ेगा डैम्पिंग किस किस प्रकार की होती है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डैम्पिंग दैट यू विल स्टडी इज विस्कस डैम्पिंग। विस्कस डैम्पिंग क्या होता है? इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड मीडियम बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस। ठीक है, और ऐसा कब होता है? रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में आपको विस्कस डैम्पिंग कहाँ देखने को मिलेगी? See all the mechanical machines that you can visualize in your mind। आप मोटर ले लो, पंप ले लो, दुनिया की कोई सी भी चीज ले लो, तो जहां पर भी आपके मूविंग पार्ट्स के बीच में आपने कोई ल्यूब्रिकेशन डाल रखा है, भाई मैकेनिकल इंजीनियर्स को तो सबको पता है कि मूविंग पार्ट्स के बीच में ल्यूब्रिकेशन तो हर जगह यूज होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो आधी ल्यूब्रिकेंट्स के बेसिस पर टिकी हुई है आज, है कि नहीं? तेल में ल्यूब्रिकेंट डालते हैं, इंजन में ल्यूब्रिकेंट डालते हैं, बाइक के एक्सिल के अंदर, हर जगह जहां चेन डलती है, जहां पर कोई भी चीज आती है, हर मूविंग पार्ट्स के बीच में ऑयल और ग्रीस का काम हर जगह होता है। सो इफ योर वाइब्रेशंस आर occurring between two moving parts, and between two moving parts if you have a layer of lubricant like this, so let us say there is relative motion between two surfaces, and for convenience let us fix the bottom surface, and you are saying that the top surface is moved to and fro, यानी कि इसको आगे पीछे आप मूव करा रहे हो, and the layer that is separating these two surfaces
इज सम विस्कस फ्लूइड। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो आपका ऑयल है, ग्रीस है, ये सारी चीजें विस्कस फ्लूइड की तरह काम करती हैं। सो इफ the relative motion between two surfaces is separated by a viscous fluid, then this viscous fluid will generate a resistance to the motion, to the relative motion. And this resistance is now manifested in the form of damping. और चूंकि ये डैम्पिंग या फिर रेजिस्टेंस आपके विस्कस फ्लूइड के कारण आ रही है, सो वी कॉल इट और क्लासिफाई इट एज विस्कस डैम्पिंग। तो विस्कस डैम्पिंग एक प्रकार की डैम्पिंग है जो आपके सिलेबस में है और इसको डिटेल में पढ़ना है अपने को। नाउ द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ विस्कस डैम्पिंग। एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया गया कि जो डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स है विस्कस डैम्पिंग के केस में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अब डैम्पिंग फोर्स को एफ सफिक्स डी लिखूं तो मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं कि इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट इन द केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग the damping or resisting force is found proportional to velocity। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऊपर वाली सरफेस को जो टू एंड फ्रो मोशन दे रहा हूं, आगे पीछे जो चला रहा हूं, अगर मैं इसको धीरे वेलोसिटी पे, हल्की स्पीड पे रख करके धीरे धीरे चलाऊं, तो मैं पाऊंगा कि रेजिस्टेंस कम है, फ्लूइड वही है, उतनी ही थिकनेस में फ्लूइड है। लेकिन अब अगर मैंने इसको बहुत तेजी से आगे पीछे वाइब्रेट करने की कोशिश करी, तो मैं पाऊंगा कि भाई उसी सेम थिकनेस ऑफ फ्लूइड के लिए, उसी सेम प्रॉपर्टीज की फ्लूइड के लिए अब वो ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है मुझे। सो दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि आपकी जो फोर्सिंग, जो रेजिस्टेंस फोर्स है या डैम्पिंग फोर्स है, वो वेलोसिटी पे निर्भर करती है कि आप कितना तेजी से उसको चला रहे हो। सो इफ वी हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, तो अपन सीधे कह सकते हैं कि मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आता हूं, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कोएफिशिएंट और डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है, इन द केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग। अब विस्कस डैम्पिंग को एक डैशपॉट डैम्पर से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैशपॉट डैम्पर क्या होता है ये देखिए। डैशपॉट इज अ सिस्टम मेड लाइक दिस, ठीक है। और इसका आपको मैं एक उदाहरण यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है और उस सिलेंडर में एक छोटा सा पिस्टन दिख रहा है। तो अब देखना ये डैशपॉट किस तरह से काम करता है। लेट मी जस्ट फीड इन सम डेटा। लुक एट द एनिमेशन। यहाँ पर स्प्रिंग लगा दिया है और स्प्रिंग के साथ में पहली बार अब आप एक अजीब सी चीज देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम आपके सामने आई है, और इस पे एक सी लिखा हुआ है छोटा सा। दिस इज अ डैशपॉट डैम्पर, ठीक है। नाउ लुक एट हाउ इट इज रनिंग। आप देख रहे हैं एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण हो रहा है, लेकिन ये सी जो लगा हुआ है आपका, इसके कारण क्या होता है, आपको रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डैशपॉट डैम्पर। और इसके अंदर कैसा दिखता है ये देखिए। पिस्टन है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर पूरा विस्कस फ्लूइड भर दिया जाता है। पिस्टन के ऊपर भी, पिस्टन के नीचे भी, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस वॉल्यूम रखा जाता है। देयर इज अ स्मॉल क्लियरेंस वॉल्यूम, क्योंकि अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन फंस जाएगा। पिस्टन को ऊपर नीचे करना है तो थोड़ा सा क्लियरेंस वॉल्यूम देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है, जैसा आपने अभी एनिमेशन में देखा था, then the viscous fluid is forced to move either in the upward direction from downside or in the downward direction from upside, depending on the motion of the piston। तो ये जो साइड्स में से, क्लियरेंस वॉल्यूम में से विस्कस फ्लूइड को जब फोर्स किया जाता है, तो यहां पर विस्कस डैम्पिंग प्रोड्यूस हो जाती है। जैसा अपन ने कहा था, मूविंग सरफेसेस के बीच में अगर फ्लूइड को रखा जाए तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियली आप सिमुलेट कर सकते हो किसी भी प्रकार के, किसी मशीनरी में फ्लूइड्स के कारण
ल्यूब्रिकेंट्स के कारण जो विस्कस डैम्पिंग आ रही है, उसको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के तौर पे एक डैशपॉट डैम्पर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, देर आर एडी करंट डैम्पर्स ऑल्सो विच शो एग्जैक्टली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ डैशपॉट डैम्पर। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं अभी। एडी करंट डैम्पर्स के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के लेक्चर के बाद में दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, प्लीज गो एंड चेक इट ऑन द इंटरनेट। थोड़ा सा अपना रिसर्च करें इंटरनेट पे कि भाई ये एडी करंट डैम्पर्स और विस्कस डैम्पिंग एक ही प्रकार की डैम्पिंग कैसे हो गई। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि एडी करंट डैम्पर्स के अंदर किसी भी प्रकार का फ्लूइड नहीं है। So it is basically based on the magnetic or rather electromagnetic interaction between two metallic surfaces, और उसमें मैग्नेट चाहिए आपको, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बिल्कुल इसी से मेल खाती है। यानी कि एडी करंट डैम्पिंग भी वेलोसिटी पे निर्भर करती है, डैम्पिंग फोर्स और ये सारी चीजें। सो यू जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये एडी करंट डैम्पर्स कैसे काम करते हैं। दे आर सिम्टमैटिकली सिमिलर टू दैट ऑफ अ फ्लूइड डैशपॉट। ठीक है, एनीवे, तो ये तो हुई विस्कस डैम्पिंग की बात। और इसमें अपना टेक अवे क्या है, अभी तक अपन ने क्या सीख लिया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्नड regarding viscous damping is that the damping force is proportional to velocity always, and since it is directly proportional, we can introduce a constant of proportionality which we choose to write as small c, and this c is called as damping coefficient, or it is called as damping constant. तो अब आपको कोई अगर बोले कि यार मेरे पास एक मशीन है जिसका वाइब्रेशन के दौरान जो डैम्पिंग कांस्टेंट है या डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो आ रहा है 0.3, और एक दूसरी मशीन है जिसमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट आ रहा है 1.4। ठीक है, तो कौन से मशीन में डैम्पिंग ज्यादा है, कोई जरा बताएगा? सिर्फ कोएफिशिएंट की वैल्यू दे दी आपको, और आपको ये बताना है कि कौन से मशीन में रेजिस्टेंस की फोर्स ज्यादा है। 1.4 वाला। 1.4। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सीधा जवाब। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट एक ऐसा पैरामीटर बन गया अब आप लोगों के लिए, जिसकी वैल्यू देख करके आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को कि कौन से सिस्टम में डैम्पिंग ज्यादा है, कौन से सिस्टम में डैम्पिंग कम है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को एक बार जल्दी से आप लोग देखें कि डैम्पिंग फोर्स इज सी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, और अब आप मेरे को सी की यूनिट बताइए। एनीबडी हु इज कॉन्फिडेंट, गिव मी द यूनिट और डायमेंशन ऑफ सी। न्यूटन सेकंड पर मीटर। वेरी गुड भाई, आपको पता है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो सी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन को डिवाइड कर दो मीटर पर सेकंड से, तो सी की यूनिट हो गई न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड, और मोर कन्वीनियंटली न्यूटन सेकंड पर मीटर। ये आपकी यूनिट है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट आल्सो, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में सी की वैल्यू निकलवाएंगे, तो अगर आपने अपना आंसर 0.3 1.4 लिख के छोड़ दिया तो गलत माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर किसी चीज की यूनिट होती है तो आंसर में यूनिट भी आनी चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट। आगे चलें, और किस किस प्रकार की डैम्पिंग होती है? फिर फ्रिक्शनल डैम्पिंग होती है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। हिस्टेरेटिक डैम्पिंग होती है। इन दोनों से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स और लेक्चर्स बना दिए हैं, और विस्कस डैम्पिंग से मोर और लेस इंडिपेंडेंट पढ़ाई है इन दोनों की। तो इन दोनों में जो भी कंटेंट है ये बस कंपैरेटिव बेसिस पे विस्कस डैम्पिंग की ओर इशारा करती है, अदरवाइज इन दोनों की पढ़ाई आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी है। और दोनों के मैंने एक एक घंटे के लेक्चर बना दिए हैं,
और इनके नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हैं। एंड सिंस वी आर रनिंग सिवियरली शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इसीलिए ये आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। आप इन लेक्चर्स को देखें, और मैंने आपको टाइम का ड्यूरेशन भी बता रखा है। मैं अभी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है अपनी, अभी अपन को कोप अप करने के लिए हो सकता है आगे भी ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मुझे भेजने पड़े। ठीक है। और कल का भी एक सीन मेरे को 100% श्योर नहीं है। कल वैसे तो छुट्टी डिक्लेयर्ड थी 21 तारीख की, रामनवमी है। और लेकिन वैसे सब लोग घर पे ही बैठे हैं, छुट्टी वैसे ही हो गई है सब लोगों की। तो अब कॉलेज इसको नॉन टीचिंग डे डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो। अगर नहीं किया तो कल का लेक्चर आपका टाइम पे होगा। और अगर इन्होंने नॉन टीचिंग डे डिक्लेयर कर दिया तो एक और लेक्चर आपके पास में प्री रिकॉर्डेड आएगा। ठीक है। वरना अपना कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यस सर। देर इज अ लॉट ऑफ सिलेबस दैट हैज टू बी कवर्ड। और अगर ये मैं अगर पतली गली से अपना रास्ता नापना चाहूं तो मैं तो आपको सारे नोट्स और सब कुछ दे दूं और बोलो कि खुद ही पढ़ लो। मे भी कुछ टीचर्स ऐसे करते भी होंगे, बट वो तो साफ साफ धोखा है। आप लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये आपका हक है। लेकिन आज की तारीख में लोग अपने हक को मांगते ही नहीं है। आप लोगों का मेंटेलिटी, अधिकतर लोगों का ये हो गया है कि अरे सर पढ़ाओ मत, अच्छा है, हम खुद ही कैसे भी जुगाड़ कर लेंगे, एनके वनके से पढ़ पढ़ा के पास हो जाएंगे। ये तो बहुत ही गलत मेंटेलिटी है। यू शुड नेवर से लाइक दिस। आपको तो हक से मांगना चाहिए कि हमें पढ़ाओ। आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, आप नोट्स क्यों नहीं दे रहे हो, हमको तो प्रॉपर चाहिए सारी चीजें। यू शुड डिमांड इट फ्रॉम टीचर्स। ओके, एनीवे, लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम। तो ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग कैसे होती है, इसके लिए आप मेरा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर रेफर करें। सॉलिड या स्ट्रक्चरल या हिस्टेरेटिक डैम्पिंग किस प्रकार होती है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप दूसरे रिकॉर्डेड लेक्चर को रेफर करें। एक चौथे प्रकार की डैम्पिंग और होती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में डिटेल कवरेज के लिए नहीं है। और इसके अंदर सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि इट ऑकर्स एट इंटरफेसेस ऑफ जॉइंट्स क्लैम्प्ड अंडर प्रेशर। जैसे कि आपने नट बोल्ट और रिवेटेड जॉइंट लगा करके किसी मशीन को इंस्टॉल किया है, और अगर मशीन में वाइब्रेशन होती है तो वो जॉइंट्स जहां पर हैं वहां पर भाई आपने कुल मिला के नट बोल्ट को कसा ही तो है। और जहां नट बोल्ट को कस के पकड़ा हुआ है उस जगह पे वाइब्रेशन के कारण थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन तो होता ही है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन क्रिएट्स अ स्लिप डैम्पिंग और इंटरफेशियल डैम्पिंग। और ये नॉन लीनियर इन नेचर होता है, इसकी इक्वेशन को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और माइक्रोस्कोपिक स्लिप नट बोल्ट और रिवेटेड जॉइंट्स पे होने के कारण इस तरह की डैम्पिंग या रेजिस्टेंस आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का फ्रिक्शनल डैम्पिंग है, जो कि ऑलरेडी अपने एक टाइप की डैम्पिंग है ही। लेकिन ये फ्रिक्शनल डैम्पिंग जो है ये कंटिन्यूअस फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में। और ये जो डैम्पिंग है, हालांकि इसका ओरिजिनल सोर्स फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स विच आर ओरिजिनली क्लैम्प्ड अंडर नट एंड बोल्ट और रिवेटेड टाइप जॉइंट्स। वेल्डेड जॉइंट में नहीं आएगा। वेल्डेड जॉइंट में तो मेटल टू मेटल फ्यूजन हो गया और वो परमानेंट जॉइंट बन गए, वहां पर कोई स्लिप डैम्पिंग हो ही नहीं सकती। ये जो टेम्पररी जॉइंट्स बनाते हैं नट एंड बोल्ट लगा करके, जिनको खोला जा सकता है, रिवेटेड जॉइंट्स जिनको कि काटा जा सकता है, तो इन जॉइंट्स पे जहां पर आपके अंडर प्रेशर क्लैंपिंग हो उन जगह पे स्लिप डैम्पिंग होती है। तो ये जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं बस इतना सा आपको याद रखना है। स्लिप डैम्पिंग का डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। तो कौन कौन से टाइप की डैम्पिंग्स और उसकी मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, डेरिवेशंस याद रखने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयार रहना है, वो 3 टाइप की है। विस्कस डैम्पिंग, ये तब होती है जब फ्लूइड या आपका ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट हो वाइब्रेटिंग पार्ट्स के बीच में। ड्राई फ्रिक्शन और कूलम्ब डैम्पिंग, ये तब होती है जब आपके मशीन पार्ट्स के बीच में ल्यूब्रिकेंट नहीं है और वहां पर मेटल टू मेटल या बॉडी टू बॉडी का कांटेक्ट ड्राई फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा। और तीसरे प्रकार की डैम्पिंग हिस्टेरेटिक डैम्पिंग है, जो कि इंटरनल मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फ्रिक्शन के कारण होती है। इसका डिटेल अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए आप लोग मेरा भेजा हुआ लेक्चर देखें। तो आज का लेक्चर अपना क्या है, बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर डिस्कस डैम्पिंग। ठीक है। ये पूरा लेक्चर जो है ये इन सारे डैम्पिंगों में सिर्फ विस्कस डैम्पिंग को लेकर के आधारित है।
अब देखें भाई, अपन ने इतनी जानकारी तो ले ही ली, विस्कस डैम्पिंग में ये होता है, ये तो पता लग ही गया। आगे चलें। प्री वाइब्रेशन कराने जा रहे हैं। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, देख सकते हैं आप। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रियल वर्ल्ड मैकेनिज्म जिसमें कि कहीं पर कुछ ल्यूब्रिकेंट के कारण डैम्पिंग हो रही होगी विस्कस प्रकार की, उसको मॉडल करने के लिए आई एम ब्रिंगिंग इन एन इक्विवेलेंट डैशपॉट डैम्पर ऑफ कोएफिशिएंट सी। तो जैसा मैंने डैशपॉट डैम्पर के बारे में बताया, एक डैशपॉट डैम्पर आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियली, जिसका की कांस्टेंट जो है डैम्पिंग कांस्टेंट, वो एग्जैक्टली exactly मिमिक्री करे आपके रियल वर्ल्ड सिस्टम के बराबरी में। सो टू क्रिएट अ मैथमेटिकल मॉडल, अब जैसे आप सोचो ये के क्यों आता है, ये के मैं पहले भी समझा चुका हूं कि भाई हर मशीन में कोई स्प्रिंग लगी हुई हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। कुछ ऐसी मशीन्स भी होती है जिसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी मेटल की होती है, उनके कंपोनेंट्स मेटल के बने हुए होते हैं, एंड ऑल मेटेलिक कंपोनेंट्स आर एसेंशियली इलास्टिक बॉडीज। उन सब में थोड़ी थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। तो ये जो अपन हर बार कभी भी किसी सिस्टम की गणित बनानी हो, अपन हमेशा यही बना देते हैं, ले भैया स्प्रिंग, ले भैया मास, अब बनाओ गणित। तो आपको पहला क्वेश्चन वैलिडली ये पूछना चाहिए कि भाई रियल वर्ल्ड में क्या सिर्फ स्प्रिंग और मास ही होते हैं क्या? क्या और मशीनों में वाइब्रेशन, बिल्डिंग्स में वाइब्रेशन, कंपोनेंट्स में वाइब्रेशन, ये सब कब सिखाओगे? यही सिखा रहे हैं अभी। लेकिन इसकी मैथमेटिक्स को ऐसे ही कैप्चर किया जाता है, एवरी इलास्टिक बॉडी of any machine can be represented as an equivalent spring, and anywhere where there is viscous damping it can be equivalently represented by a dashpot damper। तो मैथमेटिक्स बनाने के लिए इस तरह के कंपोनेंट्स में आपके सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है, और अब आपके मशीनों का जो टोटल मास है उसको लंप करके एक एम बना करके यहां रख दिया जाता है। नाउ द वाइब्रेशन ऑफ दिस, नाउ दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम। अगर डैम्पर हटा दें तो स्प्रिंग मास सिस्टम। तो विस्कस डैम्पिंग को मैथमेटिकली कैप्चर करने के लिए हम लोग हमेशा स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम का एक इक्विवेलेंट सिस्टम बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, वेन एवर यू सी ए स्ट्रक्चर लाइक दिस इज एन इक्विवेलेंट मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्यों जनरेट करने जा रहे हैं? वापस से हमारा उद्देश्य है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना, ओमेगा एन। लेकिन ओमेगा एन जो होता है वो सिर्फ अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए अपन बात करते हैं। अपन बोलते हैं कि भाई किसी प्रकार की डैम्पिंग नहीं है, सिर्फ एक स्प्रिंग और मास है हमारे पास, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो अब आप ये जानना चाहते हो कि अगर मैंने स्प्रिंग और मास तो ले लिया, और साथ में एक डैम्पर को अगर चिपका दिया, और अगर मैं इस मास को थोड़ा सा नीचे खींचूं, ये देखो रैंडम पोजीशन तक खींचा या इससे भी नीचे खींच लिया और छोड़ दिया, तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा? ये बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट करेगा जैसा आपने अभी यहां पर देखा था। ठीक है, ये देखो एक और बार रीलोड करके दिखाता हूं कि एक स्प्रिंग और मास और डैशपॉट सिस्टम कैसे वाइब्रेट करता है। 8 इसकी कुछ वैल्यूज, ये एक्सपेरिमेंट आपका वर्चुअल लैब से है, ये अपन बाद में लेबोरेटरी क्लासेस में टाइम रहा तो आपको करवाएंगे भी। गिवन लेसर वैल्यू 0.1 ले लेते हैं और इसको 12 किया and now run it। ये देखो ये ऑसिलेशंस चल रहे हैं, और टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड धीरे होता जा रहा है। ये देखो और कम हुआ, और धीरे धीरे बाद में जाकर के ये रुक जाएगा। इस तरीके से होता है इसका ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो देखो इसका ग्राफ बना है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और अगर ग्राफ बना है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है टाइम एक्सिस पे। आप पीक से लेकर के पीक तक की अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करें तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिल रहा है, यानी कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी है। सो नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि स्प्रिंग और मास के साथ में अगर डैम्पर लगा दें तो अब क्या फ्रीक्वेंसी यही ओमेगा एन आएगी या कुछ और आएगी? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। एम्पलीट्यूड कम होगा ये पता है, धीरे 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 इसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा क्योंकि अब डैम्पिंग है। पहले इतना इतना लार्ज ऑसिलेशन कर रहा था,
फिर थोड़े टाइम के बाद इतना इतना हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद और कम हो जाएगा, फिर और कम होते होते फिर बाद में मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो अब अपन ये भी जानना चाहते हैं कि भाई ये हर साइकिल में कितना कितना एम्पलीट्यूड कम कर रहा है, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो। तो एनीवे, जैसा अपन सब सिस्टम्स के लिए करते आए हैं, वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे करते हैं वो? आपने बोला कि भाई मास को थोड़ा नीचे तक खींच लो, यहां तक खींचा और छोड़ दिया, अब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट करते दौरान एक रैंडम पोजीशन आई यहां, इस पोजीशन पे आपने मास की फोटो खींची। तो नाउ मास इज एट दिस लोकेशन एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, लेट अस से। ठीक है, कोई एक सिनारियो एज्यूम करना पड़ेगा, इधर इट इज मूविंग अपवर्ड और मूविंग डाउनवर्ड, जो भी है। तो आपने कहा कि अब इस मास के ऊपर सारी फोर्सेस बनाओ। ठीक है, दो कंपोनेंट मास पे लगे हुए हैं। एक कंपोनेंट तो होगा ऊपर की तरफ को के इंटू वाई, ये फोर्स लगेगी, और एक कंपोनेंट फोर्स का डैम्पर लगाएगा। और भाई देखो, स्प्रिंग का फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है, तो के इंटू वाई स्प्रिंग की फोर्स आ गई। डैम्पर का जो फोर्स है, ये आपने अभी अभी सीखा, एफ ऑफ डी, ये डिस्प्लेसमेंट पे नहीं निर्भर करती है, ये निर्भर करती है वेलोसिटी पे, या फिर ये कह सकते हैं कि वाई डॉट पे निर्भर करेगी या डी वाई बाई डी टी पे निर्भर करेगी। ठीक है, और सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब ये मास वाई पोजीशन पे था और आपने इसकी फोटो खींची और ये नीचे को जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो आप बोलो कि चलो अब तो अभी यहां पर मैं एक सिस्टम रैंडमली ले रहा हूं, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट वेलोसिटी इज, बट आई कैन से दैट द वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी वाई बाई डी टी। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी आंसर है। आपको अभी नहीं पता, अभी तो y भी नहीं पता ना कि y कितना है, आप y एक रैंडम वेरिएबल मान रहे हो। सो द फोर्स ऑफ डैम्पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी c इंटू डी वाई बाई डी टी। दिख रहा है आपको यहाँ पे? फोर्स ऑफ डैम्पर इज c इंटू वेलोसिटी, सो दिस इज c इंटू डी वाई बाई डी टी। अब आप अपना न्यूटन का सिद्धांत लगा दो। न्यूटन का सिद्धांत बोलता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास। अब आपने देखा, अपन पहले भी सारे एनालिसिस कर चुके हैं, रैंडम पोजीशन, ये देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, रैंडम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे ली गई है, तो आप y को नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो, तो इसीलिए अब डाउनवर्ड डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव पहले से ही डिसाइडेड थी। और आपकी जो फोर्सेस लग रही हैं मास पे, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को अपन नेगेटिव लेंगे, इसीलिए इन दोनों पे माइनस साइन आया है। ठीक है, सो इवेंचुअली we agree that the differential equation of motion obtained by applying Newton's law on this spring mass dashpot system is this। ठीक है, अब इसको मैं, ये देखो डॉट फॉर्मेट में लिया है, इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इस चीज को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, डी वाई बाई डी टी को वाई डॉट लिख दिया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर को वाई डबल डॉट लिख दिया, और वाई को सिर्फ वाई लिख दिया। So in short, I can say that this is my differential equation of motion। ठीक है, अब आगे आपको नोट्स में दिखेगा जनरल सोल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब ये पता नहीं क्या चीज है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, हम जनरली क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करते थे, लेकिन यहां आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, यहां पर ये सी वाई डॉट बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी चीज की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब अपने पास कोई चारा नहीं है, मजबूरी है, we have to solve the differential equation to go into the depths and find out the frequency and the reduction of amplitude from there। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है, तो अपन अपने रास्ते से भटक जाएंगे और अपन पूरी की पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिक्स में चले जाएंगे,
जो कि आपको 11th 12th में पढ़ाया गया था। और मैं ये तो नहीं कहता कि भाई आपको सभी प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना आना चाहिए। फॉर योर सिलेबस आई विल मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहली बात तो है लीनियर टाइप का है। लीनियर का मतलब इसमें कोई भी टर्म, वेरिएबल की टर्म की पावर 2 या 2 से ज्यादा नहीं है। ऑल द टर्म्स हैव पावर 1, तो इसीलिए ये लीनियर हो गई। ठीक है। और सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर का मतलब डेरिवेटिव्स के टर्म मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुए हैं। तो आपने देखा कि ये y तो एक बार भी नहीं हुआ, dy बाई डी टी, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और यहां पर एक टर्म दिख रही है d2y बाई डी टी स्क्वायर। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, द ऑर्डर इज 2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव तक गए हो। सो द होल इक्वेशन बिकम्स अ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना कहना काफी होगा इस मौके पे कि जितनी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको मिल सकती हैं, उन सभी का जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है। तो पहले तो ये बात हुई कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व क्यों करना चाहते हो। बोला कि भाई हम अभी तक तो क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे और उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर कर लेते थे। लेकिन यहां पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दिख ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि अगर एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई सिर्फ ये दो टर्म्स होती, तब मैं फटाक से कंपेयर कर लेता। लेकिन ये तीसरी टर्म आ गई है जो कि एसएचएम को मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए अब मैं यहां से तो फ्रीक्वेंसी निकाल ही नहीं सकता। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्यूशन के फॉर्मेट को देख करके ही फिर अपन आगे कुछ जजमेंट पास कर सकते हैं। सो अगेन वी से that the general solution of this type of differential equation is given by y equal to e raised to power st। ठीक है। अच्छा, अब इस मौके पे हालांकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा अपना, बट इट इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स हैं तो ये चीज पता होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये अपने स्टैंडर्ड एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली आपके मोशन को गवर्न करती है। फिर एक बात ये लोग कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट आर यू डूइंग बाय सॉल्विंग इट। सॉल्व करके एक दूसरी इक्वेशन बना लोगे, तो उससे कौन सा तीर मार लिया। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज मींस, सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके आइडेंटिफाई करो कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। क्या कोई मुझे देख के बता सकता है। इस इक्वेशन को जरा देखो और मेरे को बताओ। देखो m तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो अब कैंडिडेट वेरिएबल्स दो ही रहे, x वेरिएबल है और t वेरिएबल है। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि x और t में से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। एनीबॉडी। एक्स तो वहाँ से डिपेंडेंट x और डिपेंडेंट है टी इंडिपेंडेंट। और t जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि t को आप इंडिपेंडेंटली अलाउ करो कि भाई t की कोई भी वैल्यू आने दो, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे। और t की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे x निकाला जाएगा। तो x तो हमेशा निर्भर कर रही है t पे। तो अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसमें x डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है, तो उसके सॉल्यूशन को निकालने का मतलब ये होता है कि आप x को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करें कि क्या है। और जब आप x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन को पता कर लें और उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालेंगे, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये है इसका मतलब। To find the solution of a differential equation always means to find the expression of the dependent variable as a function of the independent variable। यानी कि अब ये इक्वेशन मेरे पास में आ जाए, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं किसी भी
टाइम की वैल्यू आपसे पूछ सकता हूं। मैं आपसे बोलूंगा कि चलो मेरे को एक टाइम की वैल्यू बताओ, और मैं ये बता दूंगा कि एक्स क्या है। और एक्स को पता करने का मतलब है, ये देखो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेटिंग बॉडी की है, कोई चीज ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस सॉल्यूशन को अपने हाथ में रख करके ये बोल रहे हो कि तू मुझे टाइम बता, और मैं तेरे को फटाक से बता दूंगा कि मेरा मास अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एग्जैक्टली कितना ऊपर या कितना नीचे है। ये है इसके सॉल्यूशन का मतलब। और ये चीज जो आप क्लेम कर रहे हो, ये सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को हाथ में रख करके नहीं बोला जा सकता। देख लो, कहीं पे ऐसा कोई प्रोविजन है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें मैं टाइम डाल सकूं? इसमें एक तो x है और एक d2x/dt² का प्रोविजन है। टाइम डालने का प्रोविजन तो है ही नहीं इस इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज की पोजीशन को पता कर सकते हो। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन आपके पास में होगा इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट के अंदर आप टाइम की वैल्यू डाल करके x को पता कर सकते हो। सो द सॉल्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन द सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए अब अपन इस तहकीकात में सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आपको आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी, या इससे पहले मिली होगी। और आपको कई सारे लोगों ने बस सिर्फ सॉल्व करना सिखा दिया होगा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। क्यों सॉल्व कर रहे हैं? व्हाई डू यू वांट टू सॉल्व इट? बस गणित है, करते हैं जा रहे हैं, बस कुछ ना कुछ करना है। इसी तरीके से थोड़ी होती है। आपको समझना भी चाहिए कि क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने से ऑब्जेक्ट के मोशन का हर एक क्षण आप कैप्चर कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस गो बैक। तो आपने कहा कि भाई सॉल्यूशन तो करना है, कहीं से तो शुरुआत करें। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज आल्सो लीनियर will have a general solution which looks like this। तो ये देखो आपको मिला, आपकी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो टाइम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी y है। और सॉल्यूशन देखो कैसा है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर s इंटू टी। s इज अ कांस्टेंट। तो क्या ये आपको y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं मिला क्या? यही कर रहे हैं अपन। यू आर ऑब्टेनिंग y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर द फंक्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड s इज एन अननोन कांस्टेंट। ये अपने को पता नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन को पकड़ेंगे। अब आपने कहा कि अगर ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है, तो मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये राइट साइड जीरो आएगा। बिल्कुल आएगा। तो अब अपन सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। y इक्वल टू ई रेज टू पावर एस टी। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, y डॉट s इंटू ई रेज टू पावर एस टी। सेकेंड डेरिवेटिव कितना हुआ, s स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एस टी। तो यहां पर y डॉट है, y है, y डबल डॉट है। आपके पास यहां पर y है, y डॉट है, और y डबल डॉट है। इन तीनों क्वांटिटीज को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें, और इसमें आपका e रेज टू पावर एस टी कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू गेट दिस इक्वेशन। ठीक है। एंड इक्वेशन 2 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। इस इक्वेशन 2 को याद रखना कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसका नाम है। अब आप देख पा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसमें m तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, s एक अननोन चीज है, अभी पता नहीं है ये। यहाँ पे s का स्क्वायर है, यहाँ पे s है, और यहाँ पर s है ही नहीं। तो कैन यू सी दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s, एंड s कैन बी एक्चुअली फाउंड बाय द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपके पास में कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो x के रूट्स कैसे पता करते हो आप? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये सबको पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इससे आपको पता है कि x के दो रूट निकलेंगे, एक बार तो प्लस साइन लगाने से और एक बार माइनस साइन लगाने से। ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का एक तो x1 निकलेगा और एक x2 निकलेगा। देयर विल बी टू रूट्स। ठीक है।
तो अब इस इक्वेशन पे आप रूट्स का वो फॉर्मूला लगाएं और आपने दो रूट निकाले इसके, S1 एंड S2। ठीक है, आप इसको लगा करके देखना, ये पूरा मैं डिटेल नहीं बता रहा, आप इतनी मैथमेटिक्स तो कर ही सकते हैं। सो यू गेट टू रूट्स लाइक दिस। ठीक है, अब अपन फिर एक दुविधा में फंस गए। आपने ये कहा था या शुरुआत यहां से की थी कि y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एस टी जनरल सोल्यूशन मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कैसे भी करके एक कांस्टेंट s को पता कर लो। तो अपन ने सारे तामझाम किए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई और देखा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है और s की एक वैल्यू नहीं दो वैल्यूज निकल के आती है और वो भी अलग अलग। तो अब मैं यहां पर s को S1 मानूं या S2 मानूं या दोनों मानूं एक साथ, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? मतलब आप इस दुविधा को समझो। You started with the assumption that there is only one constant, but you found that the constant can assume any of these two values। वो S1 भी हो सकती है, S2 भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में अपन क्या कहते हैं, whenever there are two possible values of S, we rewrite the general solution as follows। तो अपनी जो जनरल सोल्यूशन अपन ने इमेजिन की थी कि ये आप जनरल सोल्यूशन मान लो, अब हमें मजबूरी में इसको फॉर्मेट करना पड़ रहा है या फिर चेंज करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक कांस्टेंट नहीं है, दो कांस्टेंट है। तो अब आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज ऑल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू क्वेश्चन हियर। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया, इस तरीके से क्यों रखा। हाँ, इफ एनीबडी इज रियली इंटरेस्टेड कि भाई मैं इसकी एक बार थोड़ा साइड में निकल के टॉपिक से इसकी गणित को समझना चाहता हूं, तो आप मेरे को एक बार कॉल करना, मैं आपको इवन ये भी समझा दूंगा कि इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। लेकिन अभी क्लास में अपन इसको नहीं समझेंगे। एंड फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाई वी एक्सप्रेस इट लाइक दिस, आप इसको याद कर लो। और आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद अपन को क्या करना है, ये C1 C2 दो कांस्टेंट और आ गए अपने पास। व्हेन यू रीराइट योर सॉल्यूशन लाइक दिस, नाउ यू हैव टू मोर कांस्टेंट्स। तो S1 S2 तो आपको पता लग गए, ऑलरेडी पता लग गए। ये देखो, S1 की पूरी वैल्यू पता है, C पता है, M पता है, K पता है, तो S1 भी पता है, S2 भी पता है। लेकिन अब चूंकि दो S हैं, तो इस कारण अब दो नए कांस्टेंट और पता करने पड़ेंगे। तो अब ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये इनिशियल कंडीशन लगा करके पता किए जाते हैं। ठीक है, सो वी विल कम टू दैट, वेट अ मोमेंट। ठीक है, इसके आगे की पढ़ाई अब मेरे ख्याल से एक लेक्चर मेरे को अभी रिकॉर्डेड वाला बनाना पड़ेगा। मे बी आई विल पुट अप अ रिकॉर्डेड लेक्चर इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, ताकि ये कंटिन्यूएशन में कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो जाए। अपने पास नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले अपने को ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ये जो पूरा सिलेबस है, प्लस अपने को थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए अपने पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। सो आई विल मोस्ट प्रोबेबली गिव यू वन मोर रिकॉर्डेड लेक्चर, सो यू प्लीज गो थ्रू दैट। ठीक है, सर आपके सारे लेक्चर्स क्लास रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स ही हैं या आपने और एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं लास्ट टाइम या अदर लेक्चर्स? नहीं ये वाले जो जैसे आपको कल मैंने दो लेक्चर्स दिए थे, है ना, कल आपको दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए ना, वो एक्चुअल क्लास के लेक्चर्स हैं नहीं, अलग से रिकॉर्ड किया है मैंने। तो उनकी सीरीज बना लेंगे अपन। मतलब आपको मैंने एक एक्सेल शीट भी शेयर करी है, जिसमें कि आपको सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। आपको वो एक्सेल फाइल मिली थी क्या? सर आपने क्लास पे अपलोड किया क्या वो फाइल? हाँ, क्लासरूम में अपलोड किया ना, ये देखो दिखाता हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको, MV वीडियो लेक्चर्स इंडेक्स, all video lectures in one place। Just click the link in document for any topic to directly play the video। ये आपको दिखा भी देता हूं मैं किस तरह से है ये फाइल। ये देखो, रिव्यू नहीं कर, हाँ ये दिखा रहा है, देखा आपने? इंट्रोडक्शन, रोटेटिंग वेक्टर,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कंपाउंड पेंडुलम, ड्राई फ्रिक्शन, हिस्टेरेटिक, सारे टॉपिक। बस आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे सीधे आपका वो वीडियो खुल जाएगा जो उस टॉपिक के लिए बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, so please stay with me, I'll take your attendance now.